गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आ चुकी है एक और वीडियो लेक्चर। एंड गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का। ठीक है, देखो क्लास 9th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का वीडियो लेक्चर, और हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 16, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या नाम है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसको मैं बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले, सब कुछ एकदम ढाफू तरीके से आपको मैं पढ़ा के देने वाला हूँ। सही में बोलता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। बस मैं यहाँ पर फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा इशू चल रहा है। ठीक है, अभी तो थोड़ा इशू चल रहा है, इसके लिए मैं फेस रिवील नहीं करूंगा। पर आपको ऐसा पढ़ा के और ऐसा समझा के देने वाला हूँ ना, तब बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम डीप में, एकदम बेसिक से आपको उठा के आपके चैप्टर पे ले जाने वाला हूँ। मतलब आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो है आपको सब कुछ मैं क्लियर करके दूंगा। शायद मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपको ऐसा वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे कहीं ना मिले, जैसा मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जस्ट पूरा वीडियो देख लो, और बिलीव नहीं करोगे इतना अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो लेक्चर अभी 7 का वीडियो रिकॉर्ड किया ना, तो थोड़ा सा इशू हो रहा है, मतलब बोलने में। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो टेंशन मत लो, सब कुछ आपको पढ़ा के देने वाला हूँ। बस वीडियो पे बने रहना, और अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जितना होता है दोस्तों में शेयर करना, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए और थोड़ा सा मेरी भी हेल्प कर दो, जिससे फटाफट से मैं यहाँ पर फेस रिवील कर पाऊँ। बिकॉज मेरे पास एक ही फोन है, और फेस रिवील करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए मैं इसमें फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पर सब कुछ नोट्स जो अपने हाथ से लिखा हूँ, हैंड रिटन नोट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिसे आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिख के रख लेना है। और ये सब बहुत ज्यादा काम आने वाला आपके क्लास 10th में। लेसन नंबर पहला बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो चैप्टर है ना, यही सारा चीज उसमें है। अगर आप इसे शिद्दत से पढ़ लेते हो तो आपका टेंथ का जो पहला चैप्टर है ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें का हेरिडिटी जो आपका पार्ट है, हेरिडिटी जो आपका पार्ट है, वो आपको क्लियरली ईच एंड एवरी पॉइंट सब कुछ आपको समझ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताऊंगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन में। पहले में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर वीडियो में। आज हम लोग हेरिडिटी के बारे में बेसिक मतलब पूरा देख लेंगे कि हेरिडिटी कहाँ पर होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले मैं चैप्टर का अच्छा से मीनिंग समझा देता हूँ। फिर देखो अब क्या होता है, सबसे पहले मुझे पढ़ना है इनहेरिटेंस, है ना। आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, बस आप जस्ट देखो एक बार, बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छे तरीके से कोई भी आपको बता के नहीं देखा। बस देखो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनहेरिटेंस क्या होता है। अभी आप बोलोगे भैया आपने तो हेरिडिटी बताया नहीं, इनहेरिटेंस क्यों बता रहे हो? अरे एक बार रुको तो सही, इनहेरिटेंस सीख लो, हेरिडिटी आपको तुरंत समझ जाएगा। आपको हेरिडिटी तुरंत समझ जाएगा, बस आप इनहेरिटेंस सीख लो। देखो क्या होता है, द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब है क्या, ध्यान देना थोड़ा सा। द स्टडी ऑफ, द स्टडी मतलब होता पढ़ाई करना, तो द स्टडी ऑफ किसकी पढ़ाई करना? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब बोलोगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, समझाऊंगा। तो हमें पढ़ाई करनी है, किसकी पढ़ाई करनी है? हमें स्टडी करनी है, किसकी स्टडी करनी है? कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वन जनरेशन बोला तो देखो, वन जनरेशन मतलब क्या? पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, ये क्या है? वन जनरेशन मतलब पहले जनरेशन है। ठीक है, इनके अंदर से जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो किसमें ट्रांसफर होगा? उनके आने वाले बच्चों के अंदर। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मम्मी पापा से जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है बच्चों के अंदर। तो जो ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इसकी स्टडी करना ही क्या होता है? हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर? इसकी स्टडी करना इनहेरिटेंस कहलाता है। अभी आप बोलोगे कि हमें समझ में तो आ गया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, पर पहले हमें यह बता दो कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आ रहा। पूरा तो मुद्दा इसका ही है ना, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है मम्मी पापा से, पेरेंट्स से और बच्चों के अंदर, तो हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस हो रहा है, उसकी स्टडी करना मतलब इनहेरिटेंस हो रहा है। पर यार जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पहले ये तो समझा दो। चलो टेंशन मत लो, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये होता क्या है और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, मतलब ये रहता कहाँ पर है ना, ये क्या होता है। चलो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से ले जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा डीप में बताऊंगा, जो आपको 10th में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बस अच्छे से देख लेना शिद्दत से, बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखो आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, कि जो हमारी बॉडी होती है ना, जो हमारी बॉडी होती है किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। और आई होप कि आपको सेल का डेफिनेशन मालूम होगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनका सेल का डेफिनेशन भी नहीं पता, तो सेल क्या होता है ये भी नहीं मालूम होता है ना। वो समझ लेते हैं वो बैटरी वाला सेल, जो घड़ी में लगती है ना बैटरी, उसकी सेल समझ लेते हैं। अरे वो सेल नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये सेल मतलब होता है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, बॉडी यानी शरीर। तो जिस चीज से हमारी शरीर बनी होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेल, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल का डेफिनेशन होता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चरल होता है और फंक्शनल क्या होता है? यूनिट होता है। अभी बोलोगे स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। देखो हमारा शरीर ऐसा है ना, तो ये हमारा शरीर ऐसा है, तो ऐसा कौन बोलता है हमारा शरीर ऐसा? हमारा सेल है ना, क्योंकि हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। तो सेल डिसाइड करता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और सेल से हमारी बॉडी बनी है,
तो सेल क्या करेगा, सेल के अंदर ही सारा फंक्शन होगा, है ना। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स सब कुछ सेल से बना है, तो फंक्शन भी सेल परफॉर्म करेगा करेगा सिंपल बात है, क्लियर हो गया। तो सेल का डेफिनेशन समझा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ये होता है सेल का डेफिनेशन। सपोज एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी क्या, ईटा, है ना। ये एक ब्रिक्स है यानी कि ईटा है, और एक ईटा मतलब सेल, सिंगल सेल। मैं अब इसको सेल सपोज करता हूँ, ठीक है। एक ईटा मतलब सिंगल सेल। अब 2 ईटा बना, 3 ईटा, 4 ईटा, ऐसे ऐसे मैं बना रहा था, तो देखो दीवार बन रहा है ना। अब ये दीवार बना कि नहीं बना, हाँ दीवार तो बन गया। तो ये जो दीवार है, तो ये दीवार का जो स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है आपको ऐसा, ये किसकी वजह से आया, ईटी की वजह से। ईटा मेरा क्या है, सेल है। तो सेल ही हमारा स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया। अब ये दीवार फंक्शन करेगा, फंक्शन क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा ना, बचाएगा ना, कोई किसको अंदर नहीं आने देगा। तो फंक्शन कौन कर रहा है, दीवार ही कर रहा है। मतलब उसी तरीके से हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से। तो सेल क्या करेगा, सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, और जब बॉडी हमारी सेल से बनी है, तो फंक्शन में हमारा कौन परफॉर्म करेगा, सेल करेगा, जैसे कि ईटा कर रहा है। क्लियर, क्लियर हो गया। तो ये होता है हमारे सेल का डेफिनेशन, जिसे आपको हमेशा याद करके रखना है। तो अब समझा ना, हमारी बॉडी, इंसानों की बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती, ठीक है। अब जब एक ईटा था, तो हम लोग बोलते थे सिंगल सेल, मतलब सिंगल ब्रिक्स, है ना। जब 2 3 4 5 बहुत सारे मिल गए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग एक ग्रुप ऑफ ब्रिक्स है, मतलब एक ग्रुप है ना, ईंटों का क्या ग्रुप है। उसी तरीके से एक सेल है मतलब सेल है। अब बहुत सारे सेल ऐसे ऐसे कंबाइन हो जाए, बहुत सारे सेल मिलकर हमारी बॉडी बनी है ना। तो जब बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं टिश्यू। मतलब द ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। मतलब एक सिंगल है तो सेल, और बहुत सारे आ गए तो टिश्यू, बहुत सारे आ गए तो टिश्यू। क्लियर है, बहुत सारे सेल एक साथ आ गए तो टिश्यू। तो देखो माय डियर फ्रेंड, हमारी बॉडी एक सिंगल सेल से तो बनी नहीं है, पर हमारी बॉडी तो सेल से बनी है, और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू, और ये टिश्यू से हमारी पूरी की पूरी स्किन, पूरी चमड़ी, पूरी बॉडी बनी है। क्योंकि एक सिंगल सेल कितने छोटू सा होता है ना, है ना, इतने छोटू सा होता है ना। तो इतने छोटू से सेल में क्या होगा, तो जब बहुत सारे सेल ऐसे ऐसे मिलकर तो हमारी बॉडी की चमड़ी वमड़ी बनाए, हमारे ऑर्गन्स बनाए, मतलब बहुत सारे सेल मतलब क्या, टिश्यू। क्लियर है। तो सिंगल सेल यानी सेल, और बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। एक सेल का पूरा ग्रुप मींस क्या, टिश्यू। क्लियर हो गया। अब बताओ, अगर मैं टिश्यू में से एक सेल को बाहर निकालता हूं, टिश्यू में से, टिश्यू मतलब क्या, बहुत सारे सेल ना, ऐसे ऐसे, और इसमें से अगर मैं एक सेल को बाहर निकालता हूं, देखो मैंने एक सेल को बाहर निकाला तो कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब बताता हूं, यहाँ पर ध्यान से, ये जो डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो मैं कलर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिख के, ठीक है। अच्छे से देखो, ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो, ये मेरा क्या है, एक सेल है ना। अब सेल के सेंटर में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, मालूम है ना, न्यूक्लियस है। क्लियर है। सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान देना। देखो जो सेल के, ये जो ऐसा ऐसा एक राउंड है, देखो यहाँ पर ऐसे, इसको एक प्रोटेक्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, मैं लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं उंगली से लिख रहा हूँ, मेरे पास कुछ लिखने के लिए पेन पेंसिल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो जो देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो जो हमारा सेल है, उसके सराउंडिंग में चारों साइड एक कवरिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है अच्छे से। अब न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस देखो, सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों साइड भी एक कवरिंग है, देखो इसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस की कवरिंग तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल की कवरिंग तो सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो खालिस्तान आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर, देखो ये जो खालिस्तान आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब जो यहाँ पर खालिस्तान आपको ऐसा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेल के अंदर। ठीक है। अब अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ, चलो मैं सारा रफ कर देता हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, देखो चलो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर फिर से देखो, मैंने क्या बताया आपको, ये सेल है, तो मैंने ऊपर बता दिया नाम, नाम आपको याद रखना। ठीक है। सेल के सेंटर में क्या, न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कुछ आपको दिख रहा होगा, ऐसे 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 ऐसा ऐसा, ठीक है, जंबल टाइम में। ठीक है। अब बताओ ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। मतलब क्या होता है, ये क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम क्या होता है, हम लोग डीप में पढ़ेंगे, आपके बुक में है क्रोमोजोम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो क्रोमोजोम क्या होता है ना। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। सेल, बहुत सारे सेल कंबाइन होता है, टिश्यू। टिश्यू का अगर एक सेल निकालता हूँ तो ऐसा दिखेगा। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा क्रोमोजोम होता है। क्लियर, यहाँ तक समझा, ठीक है, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो हमारा जो क्रोमोजोम था ना, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। देखो क्रोमोजोम जो इसके अंदर यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्रोमोजोम, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा रियल में होता है। ये हमारे क्रोमोजोम का क्या स्ट्रक्चर है ना। ये हमारे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखो, ऐसा ऐसा दिखता है, रियल में ऐसा होता है। मैं आपको यहाँ फिर से बना देता हूँ। देखो हमारे क्रोमोजोम का ये रियल स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है। ठीक है। देखो
ऐसा, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है इसका रियल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर सेंटर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, मतलब सेंटर पार्ट है ना। क्रोमोसोम का जो सेंट्रल वाला पार्ट इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये जो दोनों आर्म है ना, दोनों हाथ है इसके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म। दोनों हाथ इसको क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, क्लियर है। और जो यहाँ पर इसे निकला हुआ ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। मतलब क्रोमोसोम ही हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। अगर मैं क्रोमोसोम को थोड़ा खींचता हूँ, देखो यहाँ पर है ना ऐसा, क्रोमोसोम को अगर मैं पकड़ के खींचता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, समझा। तो ये होता है हमारा क्रोमोसोम, जो कहाँ पर होता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना। अगर मैं क्रोमोसोम को थोड़ा और खींचता हूं तो क्रोमोसोम हमारा क्या कैरी करके रखता है, क्रोमोसोम हमारा कैरी करके रखता है किसको, हमारे डीएनए को। और डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए ऐसा दिखता है, देखो ऐसा। ये सब आप पढ़ोगे बहुत ही डीप में। देखो ये हमारा डीएनए दिखता है, और डीएनए के अंदर से चार चार लाइनें होती है, ठीक है, इसे याद रखना। डीएनए के अंदर क्या होती है, चार चार लाइनें होती है, और डीएनए हमारा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब बताता हूँ, देखो डीएनए है ना, तो डीएनए के बारे में तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली आप समझो। अब डीएनए ऐसा ऐसा दिखता है ना, देखो ऐसा ऐसा है ना। अगर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा यानी कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जीन। क्या बोलेंगे, जीन। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको, जीन बोलते हैं। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा मींस क्या, जीन। देखो यहाँ पर हमारा क्या पूरा पूरा डीएनए है ना। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नथिंग बट जीन। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नथिंग बट जीन। जीन कैसा दिखता है, यहाँ पर देखो ऐसा है ना, इसको बोलते हैं जीन, मतलब डीएनए का छोटा सा टुकड़ा। और जीन के अंदर आप देखा होगा, देखो डीएनए के अंदर चार चार लाइनें प्रेजेंट है ना। इस चार चार लाइनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चार चार लाइनों को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। जो चार लाइन इसके अंदर प्रेजेंट है ना, इसे इसे देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, इनका नाम क्या होता है, इस चारों न्यूक्लियोटाइड्स का नाम क्या है। तो एक का होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन, चौथा होता है थायमिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये हमारे क्या है, हमारे चार के चार न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये लाइन होता है, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको कोई बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, तो बेसिक आप जान के रखो, आगे जैसे जैसे वीडियो आएंगे उसके तो हम लोग सब लोग डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। अब बताता हूँ, ये जो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन है ना, ये क्या होते हैं गाइस, यही हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। आपने पूछा था ना कि जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अभी नहीं बताया क्या होता, पर प्रेजेंट क्या होता है आपको पता चल गया ना, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ होता है आपको पता चल गया ना अच्छे से। हाँ अब बताता हूँ फिर से, देखो यहाँ पर ध्यान से, कहाँ प्रेजेंट होता है यह तो पता चल गया ना, कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल, बहुत सारे सेल, तो टिश्यू, टिश्यू का एक से निकालूंगा तो ऐसा दिखेगा। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा डीएनए, डीएनए का छोटा सेगमेंट मतलब जीन, जीन के अंदर होता है चार चार लाइन जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, और इनका नाम होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और यही चारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल। अब पता चला कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी सेल से बनी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही हमारा क्या करता है, डीएनए को कैरी करता है। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है जीन, और जीन के अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ही हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्लियर। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल होते तो समझ गया, कहाँ होते ये तो समझ गया है ना, कहाँ होते समझ गया। अब जेनेटिक मटेरियल करते क्या है, जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी का कलर, हमारे ईयर का कलर, हमारे आंखों का कलर, हमारे ईयर का कलर, हमारे हेयर का, बालों का कलर, हमारे हेयर का शेप, कि हमारा जो बाल है सिंपल है क्या, बाल ऐसे, अगर यहाँ पर कोई पेरेंट्स है तो इसका बाल ऐसे सिंपल सिंपल है क्या, या फिर ऐसे करली करली ऐसे गोल गोल है, ऐसा बाल है क्या, उसके स्किन का कलर कैसा है, ठीक है, चिकना है, काला है, गोरा है, उसकी बॉडी का कलर कैसा है, उसका जो भी ईयर है, आंखों का कलर कैसा है ना। तो ये सारा कैरेक्टर, ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करके रखता है, कौन अपने पास रखता है माय डियर फ्रेंड, वो रखता है हमारे चारों चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, समझा। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम ही हमारा डीएनए, और डीएनए ही हमारा क्या, क्रोमोसोम है, क्लियर है। और जो हमारा क्रोमोसोम होता है वही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम ही हमारा क्या, डीएनए है, और डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या है, हमारा जीन है, और जीन के अंदर क्या, चार चार न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, समझा। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोम हमारा क्या, जेनेटिक मटेरियल है, हाँ बोल सकते हैं, क्लियर है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, पूरे के पूरे हमारे बॉडी के इन्फॉर्मेशन को अपने पास कैरी करके रखते हैं, हमारे पूरे के पूरे बॉडी के इन्फॉर्मेशन को अपने पास कैरी करके रखते हैं, कि हमारे बॉडी का शेप कैसा है, कलर कैसा है, हर एक चीज, ईच एंड एवरी थिंग्स आर कैरिड बाय द जीन, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब बताओ माय डियर फ्रेंड, आपको समझ गया कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है और जेनेटिक मटेरियल क्या कैरी करके रखता है। तो अब आ जाता हूँ फिर से हम लोग टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, कि देखो द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, समझो ना जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है और क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, हमारे पेरेंट्स के बॉडी का कलर कैसा है, उनके बॉडी का
स्ट्रक्चर कैसा, उनके बालों का कलर कैसा, उनके आइज का कलर कैसा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन बोला मैंने क्या होता है, मम्मी और पापा, पेरेंट्स मतलब पहले जनरेशन, तो मम्मी और पापा से जो बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल, उसकी पढ़ाई करना इनहेरिटेंस होता है, उसकी स्टडी करना मतलब इनहेरिटेंस होता है। समझा अच्छे से? मतलब अब सिंपल सी बात है कि आपने सोचा होगा, बहुत लोग बोलते हैं यार कि तू अपने पापा जैसे दिखता, अपने मम्मी जैसे दिखता, तो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड? मतलब रीजन क्या है इसका कि देखो ये पेरेंट्स होते हैं इसे, ठीक है, देखो ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बताता हूँ आपको फिर से। देखो ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, तो पेरेंट्स के अंदर की जब रिप्रोडक्शन होता है ड्यू टू टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके समय क्या होता है, यहाँ पर जब बच्चों के अंदर क्या आता है, बच्चों के अंदर मम्मी और पापा के सारे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी इन्फॉर्मेशन बोला तो जेनेटिक मटेरियल, तो सारे जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स के बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए बच्चा जो होता है अपने माँ बाप जैसे थोड़े थोड़े क्या होता है, सिमिलर दिखता है। तो ये जो हो रहा है ना कि कैसे हो रहा है, मतलब जो मम्मी और पापा में से, पेरेंट्स में से बच्चों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी स्टडी करना ही, इसकी पढ़ाई करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। समझा? इनहेरिटेंस कहलाता है। अब आपको बताता हूं कि हेरिडिटी क्या होता है। अब आपको बताता हूं हेरिडिटी क्या होता है। देखो ध्यान से, ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा था ना, यहाँ पर मैंने बताया आपको, जैसे कि देखो फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे पेरेंट्स है, ठीक है, ये क्या हमारे पेरेंट्स है ना, और पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, बच्चों के अंदर। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर, जो भी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कुछ तो प्रोसेस होता रहेगा है ना। ऐसा क्या हो जाता है, खाना बना तो खाना बनाने का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ समय लगता है। तो जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कुछ तो नाम देंगे, कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नथिंग बट हेरिडिटी। मतलब द ट्रांसफर ऑफ ध्यान देना यहाँ पर फिर से देखो, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन मतलब क्या, ये मम्मी पापा पहला जनरेशन, इससे जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है उनके बच्चों में मतलब सेकंड जनरेशन में, ठीक है। इसकी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। समझा? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर समझो अच्छे से। देखो पेरेंट्स से यहाँ पर, ठीक है, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक मटेरियल मैंने क्या बोला, उनके कलर, उनके आइज का कलर, बालों का कलर, सब ट्रांसफर और किसके अंदर, बच्चों के अंदर कब हो रहा है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन, है ना, उसके समय हो रहा है। तो ये प्रोजनी मतलब होता है बच्चा, ठीक है। तो जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ऐसे लिखना है कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नथिंग बट हेरिडिटी। मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो पहले जनरेशन से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे जनरेशन में, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। समझा लेसन का नाम अच्छे से? कुछ डाउट है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? चलो एक बार पूरा का पूरा मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप अपने कॉपी में अच्छे से इसको बना के लिख पाओ, ठीक है। देखो अच्छे से क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा और कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो अब अब दिख रहा है पूरा नोट्स। तो ये आपको पूरा का पूरा नोट्स जिसे आपको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। इतना ढाफू तरीके से जो नोट्स मैंने क्रिएट किया ना, शायद आपको किसी ने ना बताया हो। तो चलो फटाफट से अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो जेनेटिक मटेरियल है कब ट्रांसफर होता है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और कौन सा रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। तो जो हमारा पहला टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा दूसरा टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आपने सुना होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आपका जो पेज है ना, जहाँ पर आपका लेसन स्टार्ट हुआ है, उसके नीचे ही आपका देखो इनहेरिटेंस का टॉपिक है, उसके नीचे आपको बताया गया ये सब, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो अभी मैं आपको बता दिया कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल, एक हमारा असेक्सुअल। अब देखो सेक्सुअल कौन परफॉर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी बोलोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिनकी बॉडी, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हो। मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी सेल से बनी है। तो बहुत कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम इंसानों की बात कर लो, हम इंसानों की बॉडी एक सेल से बनी है क्या? नहीं, बहुत सारे सेल से, मिलियन और बिलियन सेल से मिलकर बनी हुई। तो हम लोग कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बस सिंगल सेल से, एक छोटा सा सिंगल सा सेल से बनी हो, उसको हम लोग बोलेंगे यूनी। यूनी यानी होता है सिंगल, सेलुलर यानी सेल, तो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी मतलब मैनी, और सेल सेलुलर मतलब सेल, तो मैनी सेल से मिलकर जिसकी बॉडी बनी है उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो माय डियर फ्रेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? तो जैसे कि इसमें आते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। इसमें एमोबा ले लो, पैरामोसियम ले लो, बहुत सारी चीज आ गई, तो इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएशन क्या होता है। देखो, वो वाला वेरिएशन अभी मैं कल बताऊंगा, पर इसके अंदर वेरिएशन क्या होता है आपको मालूम है कि ग्रेटर वेरिएशन होता है जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब परफॉर्म करोगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, वेरिएशन होगा, ग्रेटर वेरिएशन होता है। अब आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ध्यान देना। देखो, सेक्सुअल जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या मम्मी पापा जैसे अपने पेरेंट्स जैसे सिमिलर दिखते हैं क्या, डिट्टो सिमिलर दिखते हैं क्या, एग्जैक्ट पूरा सिमिलर दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। मतलब बहुत थोड़ा सिमिलरिटी होता है, बाकी पूरा क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है, तो ये हम लोग को तो पता ग्रेट वेरिएशन, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा उसके अंदर। वेरिएशन यानी क्या, चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस होना मतलब वेरिएशन, समझा ना। मतलब अपने मम्मी पापा से हटके दिखना, कुछ अलग दिखना, मतलब मम्मी पापा का पूरा पूरा कैरेक्टर नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर लिया और बाकी कैरेक्टर नहीं लिया, तो क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। तो ग्रेटर वेरिएशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है ना। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है अपने मम्मी पापा जैसे सिमिलर दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, पूरा नहीं दिखता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन होता है। पर जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर वेरिएशन क्या होता है, बहुत ज्यादा माइनर होता है। माइनर यानी बहुत छोटा वेरिएशन होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अब कैसे, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है यूनिसेलुलर में। देखो, जैसे कि हमारा एमोबा होता है, ठीक है। एमोबा ये कैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपांड करेगा, फिर अपने आप को दो डॉटर एमोबा में क्या करेगा, फिर से डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर ये अपने आप को ही डिवाइड किया है ना, तो जो इसका डॉटर एमोबा इसके जैसे सिमिलर दिख रहे, दोनों दिख रहे, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा सिमिलर दिखता है, मतलब इसमें तो थोड़ा सा चेंजेस आता है, थोड़ा सा माइनर वेरिएशन आता है, जो हम लोग देख भी नहीं सकते, पता भी नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देखो तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। तो मतलब जो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो चेंजेस आता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। बाकी वो अपने पेरेंट्स जैसे, अपने पेरेंट्स जो भी मम्मी पापा उनके जैसे एकदम क्लियर दिखते हैं, ठीक है, उनके जैसे एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। और आपको बता दूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स की जरूरत नहीं होती, खाली सिंगल गैमेट। जैसे कि हमारा एमोबा था ना, तो एक सिंगल गैमेट है और इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया, मतलब इसमें खाली सिंगल गैमेट्स का ही रिप्रोडक्शन होता है। इसके लिए दोनों क्या दिखते हैं, अपने आप में सिमिलर दिखते हैं, उनके बच्चे जो है अपने पेरेंट्स जैसे एकदम डिट्टो सिमिलर दिखते हैं। तो इसमें जो चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है, माइनर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। पर पेरेंट्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो दो लोग का यहाँ पर गेमेट्स जो है इन्वॉल्व होता है, मम्मी का पापा का, फिर जो बच्चा आता है इसके लिए क्या होता है, इसमें पूरा पूरा बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस होता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, जो हम इंसान होते हैं, हमारे अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो हम इंसानों के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसमें से मैं आपको बता दूं, क्रोमोसोम को भी डिवाइड किया गया, ठीक है, 46 को भी डिवाइड किया गया। एक होता है 44, एक होता है 2, मतलब 46 में से अगर 44 अलग करता हूँ तो यहाँ और बचेंगे कितने, दो, तो दो यहाँ पर। तो जो हमारे 44 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोजोम, क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं। और जो हमारे 2 क्रोमोसोम होते हैं उसमें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम लोग एलोजोम बोलते हैं, ठीक है। आप एलोजोम बोलो या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलो, बात एक ही है। और जो हमारा 44 क्रोमोसोम होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोजोम बोलते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से। और सेक्स क्रोमोसोम जो हमारे होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा आने वाला है जनरेशन में वो हमारा मेल है कि फीमेल है, उनके जेंडर को डिसाइड करते हैं, उनके सेक्स को डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से। और हमारे जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो बॉडी अभी बन रही है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ ना सेल से, वो ये 44 क्रोमोसोम मिलकर क्या करते हैं, हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बचे हुए 2 क्रोमोसोम क्या करते हैं, वो जेंडर को डिसाइड करते हैं कि वो मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है। क्लियर अच्छे से। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, इसका पूरा नोट्स आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। इससे आप अच्छे से कॉपी में जो है लिख लेना, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, हाँ। तो हो चुका है यहाँ पर, देखो इससे आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और अच्छा लग जाए तो पूरे वीडियो को, ठीक है, लाइक कर देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, बहुत ही डीप नॉलेज के साथ मैंने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया है। शायद ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे किसने ना दिया, बस मैंने फेस रिवील नहीं किया, बना वीडियो के अंदर चांद चांद लग जाती थी। पर फेस रिवील क्यों नहीं किया, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन, सब प्रॉब्लम, बिकॉज मोबाइल तो मेरे पास है नहीं इसके लिए। एंड आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार रहेगा तो फटाफट से सब कुछ हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को बंद करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फटाक से इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ जाने वाला हूं। और सब कुछ आपको, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर बढ़ा के देने वाला हूं, इसी तरीके से एकदम ढाफू तरीके से। और ये जो बेसिक नॉलेज था आपको समझाना, ये बेसिक नॉलेज आपको 10th स्टैंडर्ड में लेसन नंबर पहला बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये सारा चीज आएगा ना, और जो मैं आपको पूरा आगे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम सब क्या होता है पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, अगर आप वो सीख लेते हो तो सही में बोलता हूँ आपका जो पहला चैप्टर 10th का वो आपके लिए चिंदू यानी कि हवा बन जाएगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट से बंद कर दो वीडियो लेक्चर को। अच्छा लग जाए तो लाइक करके, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर सेट रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।